जयराज किसी भी तरह से आरव के बारे में पता लगाना चाहते थे। इस बात के लिए उन्होंने अपने पिता की डायरी को पढ़ना शुरू किया। वही आरव का कॉलेज में पहला दिन था जो शुरू हो गया था। प्रोफेसर ने उसको और उसके साथियों को आते के साथ ही एक पहेली में डाल दिया, जिसका सलूशन उन्होंने आखिर में सबको बताया। कॉलेज में दूसरी तरफ मिस्टर कृष्णमूर्ति को उनकी नाकामी पर आचार्य बोधी ने बहुत जलील किया। यहाँ पर मिस्टर कृष्णमूर्ति को आचार्य ने आखिर में कॉलेज से बाहर फेंकवाने का मन बना लिया। वही जयराज ने जब उस डायरी को पढ़ लिया, तब अचानक से उनकी पत्नी शीतल भागते हुए आई और जयराज को एक लेटर दिया। उस लेटर को पढ़ते ही जयराज भागते हुए अपने कमरे में गए। वो जाकर जब उन्होंने देखा तो पाया कि पूरे कमरे का रंग काले रंग में बदल गया था। हर तरफ एक बदबू थी, जिसमें सांस ले पाना जयराज के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल हो गया था। वो अपना हाथ बढ़ाकर उस काले रंग को छूना चाहते थे, मगर उनकी पत्नी शीतल ने उनको ऐसा करने से रोक दिया। आखिर में जब उन लोगों को कुछ समझ नहीं आया, तो उन लोगों ने अपने कमरे को बंद कर दिया और भागते हुए नीचे की तरफ आ गए। शीतल की तबीयत इन सब चीजों को देखते हुए बहुत ज्यादा खराब हो गई थी। जयराज और घर के बाकी लोग इस बात को देख बहुत ज्यादा डर गए। उनको समझ नहीं आ रहा था कि क्या होने वाला था। रामदीन काका, जो जयराज के बाजू में खड़े थे, उन्होंने जयराज से धीरे से पूछा, साहब ये सब क्या है? बड़े साहब की डायरी में कुछ था क्या? पता नहीं काका, मुझे भी समझ नहीं आ रहा है कि ये सब क्या हो रहा है। मगर एक बात तो है, ये जो भी चीज है ये अच्छी नहीं है, जयराज ने कहा। अगर ये काला रंग पूरे घर में फैल गया तो क्या होगा? आप विश्व रक्षक दल से इस घटना के बारे में क्यों नहीं बात करते हैं? शीतल ने डरते हुए कहा। हालत को देखते हुए जयराज को शीतल की बात ठीक लगी और वो भागते हुए फोन के पास गए और मिस्टर कृष्णमूर्ति को कॉल लगाया। हेलो मिस्टर कृष्णमूर्ति, मैं जयराज बोल रहा हूँ। मेरे घर में कुछ ठीक नहीं है, हम एक मुसीबत में है। क्या बात है मिस्टर जयराज, कहिए। मिस्टर कृष्णमूर्ति ने फोन के दूसरी तरफ से कहा। मेरे घर के कमरे में एक काले रंग की परछाई ने कब्जा कर लिया है। मैं आपको इस बात को समझा नहीं सकता कि वो क्या है। प्लीज प्लीज आप किसी को मेरी मदद के लिए भेजिए, जयराज ने अपनी परेशानी बताते हुए कहा। मिस्टर जयराज, आप परेशान ना हो। वैसे मैं खुद बाहर हूँ अभी, लेकिन मैं आपकी मदद के लिए एक ऑफिसर को भेज देता हूँ। वो तवांग शहर में ही है अभी। आप परेशान ना हो। इतना कह के मिस्टर कृष्णमूर्ति ने फोन रख दिया। जयराज फोन रखने के बाद अपने परिवार के पास लौट आए। इसके बाद वो शीतल के पास गए और पूछा, तुमको ये लेटर कहाँ से मिला? जब मैं अपने काम से पिताजी के कमरे को देखने गई, तब मुझे ये जमीन पर गिरा हुआ मिला। इसके बाद जब मैंने इसको खोला तो पता लगा कि वो डायरी पिताजी की नहीं बल्कि किसी स्पेल कास्टर की है, शीतल ने जवाब दिया। स्पेल कास्टर उन लोगों को कहा जाता है जो स्पेल यूज करने के मास्टर होते हैं। सच में पिताजी का काम बहुत खतरनाक था। शायद इसलिए उन्होंने मुझे कभी भी इस काम में शामिल होने नहीं दिया, जयराज ने कहा। मुझे तो अपने बच्चों को लेकर डर लग रहा है। पता नहीं आरव और अर्थ इस वक्त क्या कर रहे होंगे, शीतल ने उदास मन से चिंता जाहिर करते हुए कहा। सब ठीक होगा, तुम ओवर रिएक्ट मत करो प्लीज, जयराज ने चिढ़ते हुए कहा। एक तो आरव के केस ने उनका दिमाग खराब कर रखा था और अब अचानक से इस घटना ने उनको अंदर से हिला दिया। जयराज को यह बात बहुत अच्छे से पता थी कि स्पेल बहुत खतरनाक होते थे। उन्होंने बहुत बार अपने पिता से इस बारे में सुना था कि स्पेल को सही इस्तेमाल किया जाए तो इंसान भगवान से ज्यादा ताकतवर बन सकता था। जयराज की बात को सुन शीतल ने अपने मन की चिंता को अपने ही मन में कैद कर लिया। दूसरी तरफ कॉलेज में अब आरव का पहला दिन खत्म होने जा रहा था। प्रोफेसर माया ने आज सभी बच्चों को सही तरीके से ध्यान लगाना और बेसिक फाइटिंग तकनीक से एडवांस लेवल में स्विच करने का तरीका सिखाया था। इन सभी तकनीक को आरव को हॉस्टल जाकर प्रैक्टिस करना था। आज के दिन प्रोफेसर माया ने आरव को जो कुछ सिखाया था, उनमें से बहुत सी चीजें आरव को पहले से ही पता थी। बाकी स्टूडेंट्स के साथ अपने तालमेल को बिठाने के लिए आरव ने अपने नॉलेज का शो ऑफ नहीं किया।
आपकी अगली क्लास अगले हफ्ते होगी। तब तक के लिए मैंने जो कुछ बताया और सिखाया, आप लोग उसको ध्यान में रख के प्रैक्टिस करेंगे। प्रोफेसर माया ने अपनी किताबों को समेटते हुए कहा। अचानक से उनकी नजर आरव पर गई। वो समझ गई कि आरव के मन में कुछ सवाल थे, तो उन्होंने उसको इशारे से बाहर बुलाया। क्लास के बाहर प्रोफेसर माया आरव का इंतजार कर रही थी। जब आरव आया तो वो बोल पड़ी। हाँ, बताओ क्या बात है, क्या पूछना है? प्रोफेसर, वैसे तो ये सवाल बहुत अजीब है, मगर क्या एक ही फाइटर के शरीर में दो तरह के ब्लड लाइन रह सकते हैं? आरव ने डरते हुए पूछा। हाँ, हो सकते हैं, मगर ये सवाल अचानक से कहां से आ गया तुम्हारे दिमाग में? प्रोफेसर माया ने पूछा। वो प्रोफेसर, मैं कल रात। आरव इतना कहते कहते रुक गया। उसने सोचा कि अगर वो सरपंच किंग वाली बात प्रोफेसर माया को बता देगा तो फंस भी सकता था। वैसे भी प्रोफेसर माया बहुत स्ट्रिक्ट नेचर की थी। आरव, मैं पूरे दिन यही नहीं रहने वाली हूँ, जल्दी बताओ क्या बात है? प्रोफेसर माया की आवाज ने आरव का ध्यान तोड़ दिया। उसने खुद को संभाला और कहा, कुछ नहीं प्रोफेसर, बस यूं ही पूछ रहा था। इसके बाद आरव वहां से अपने हॉस्टल की तरफ निकल गया। रास्ते में आगे बढ़ते हुए आरव अपने हाथ की स्किन को बहुत गौर से देख रहा था। वो इस बात को समझ नहीं पा रहा था कि कैसे उसके शरीर में दो ब्लड लाइन एक साथ रह सकती थी। उसने मन में फैसला किया कि वो प्रोफेसर अग्निहोत्री से इस बारे में बात करेगा। जयराज के घर में अभी भी उस स्पेल को लेकर बहुत गहमागहमी चल रही थी। करीब 4 घंटे के इंतजार के बाद वहां एक नौजवान आया। ये विश्व रक्षक दल का मेंबर था जिसको मिस्टर कृष्णमूर्ति ने भेजा था। उसके आते ही जयराज खुशी से उसको अपने कमरे की तरफ ले गया। कमरे की तरफ जाते हुए उस ऑफिसर ने जयराज से कुछ सवाल किए, जैसे कि ये सब कब हुआ, उसको कब पता लगा कि उसके घर में क्या हुआ था, वो डायरी किसकी थी और क्यों खोली गई, क्या उस डायरी को खोलते हुए कुछ और भी हुआ था। इन सब सवाल जवाब के बाद आखिर में उस ऑफिसर ने बहुत आराम से जयराज के बेडरूम का दरवाजा खोला। दरवाजे को खोलते ही वही बदबू फिर से पूरे घर में फैलने लगी। साथ ही अब उस काले रंग की इंटेंसिटी भी बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। इन सब नजारे को देख ऑफिसर मुस्कुराया और बहुत आराम से उस दरवाजे को फिर से बंद कर दिया। ये सब क्या है ऑफिसर? जयराज ने पूछा। ये एक तरह का टाइम एक्लिप्स स्पेल है। इस स्पेल के जरिए आप किसी भी चीज के खत्म होने की प्रक्रिया को और ज्यादा तेज कर सकते हो। ये स्पेल 4 तरह के होते हैं, जिसमें कि सबसे ताकतवर स्पेल आपके सामने है। ऑफिसर ने अपने टैबलेट को खोलते हुए कहा। ये अचानक से कैसे, और ये बदबू किस तरह की है? जयराज ने पूछा। जब चीजें सड़ती है तो बदबू आती ही है। मैंने बहुत दिन बाद इस स्पेल को देखा है। आमतौर पर इस स्पेल को 100 साल पहले इस्तेमाल किया जाता था। यह अब देखने को नहीं मिलता। ऑफिसर ने अपने टैबलेट में जयराज को इस स्पेल के बारे में समझाते हुए कहा। तो ये मेरे घर में कैसे आया? जयराज ने कहा। ये किसी सामान के जरिए ही आ सकता है। वो आप बता रहे थे कि आपके पिता की एक डायरी थी। मुझे पूरा यकीन है कि ये स्पेल वहीं से आया है, ऑफिसर ने कहा। ये ठीक कैसे होगा ऑफिसर? जयराज ने पूछा। ये कोई बीमारी नहीं है जयराज साहब जो ठीक हो जाए। इसको सिर्फ दूसरे स्पेल से रोका जा सकता है। वैसे तो ये जान नहीं लेता है, मगर इसके पास जाने वाले इंसान की उम्र कम हो जाती है। आप दूर रहना इससे, ऑफिसर ने जयराज के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा। इसके बाद उस ऑफिसर ने अपने बैग में से एक सफेद रंग का पत्थर निकाला और उस पत्थर पर कुछ नया स्पेल किया और उसको उस कमरे में फेंक दिया। आज के लिए इस कमरे को बंद ही रहने दीजिएगा, कल आपको रिजल्ट मिल जाएगा। ऑफिसर ने इतना कहा और वहां से जाने लगा। जयराज ने उसको रोकने की कोशिश की, मगर वो किसी काम के लिए जल्दी में था, तो वो ऑफिसर नहीं रुका। उस आदमी के जाने के बाद जयराज के दिमाग में अब ये प्लान चल रहा था कि वो किस तरह से आरव के अतीत के बारे में पता लगा सकता था। ऑफिसर के जाने के बाद अब घर में खुशी का माहौल था कि मुसीबत टल गई, लेकिन जयराज के लिए ऐसा कुछ नहीं था। वो इस बात को समझ तो रहा था कि कुछ बहुत बड़ा होने वाला था, लेकिन क्या होने वाला था और आरव का उन सब से क्या लेना था, ये वो नहीं जानता था।
एक पल के लिए जयराज के दिमाग में यह ख्याल आया कि वो विश्व रक्षक दल के लोगों से आरव के बारे में मदद मांगे, मगर उसने खुद इस बात को ये सोचते हुए जाने दिया कि मदद मांगने पर उन लोगों को सब कुछ समझाना पड़ेगा कि वो आखिर अपने बेटे के इतिहास के बारे में क्यों जानना चाहते थे। जो ऑफिसर अभी जयराज के घर से बाहर आया था, वो अब उनके घर से कुछ दूर आ गया था। बाहर आकर उसने एक एकांत जगह देखी और मिस्टर कृष्णमूर्ति को फोन लगाया। हेलो मिस्टर कृष्णमूर्ति। हाँ बोलो, क्या प्रॉब्लम थी जयराज साहब को? मिस्टर कृष्णमूर्ति ने पूछा। मुझे लगता है कि हजारों साल पहले की भविष्यवाणी सही होने जा रही है। जयराज साहब के यहाँ पर मुझे टाइम एक्लिप्स स्पेल के सबूत मिले हैं, ऑफिसर ने कहा। इससे क्या साबित होता है ऑफिसर? मिस्टर कृष्णमूर्ति ने पूछा। सर याद करिए, एंशिएंट बुक में लिखा है कि जब सभी विश्व रक्षक के घरों में ग्रहण लगेगा तब जन्म होगा एक ऐसे अंत का जिसको रोकना नामुमकिन होगा। और जयराज साहब के घर के केस को मिलाकर ये 7वां केस है जहां पर हमें टाइम एक्लिप्स स्पेल मिला है, ऑफिसर ने कहा। लगता है कि हमें किसी बड़ी लड़ाई के लिए तैयार हो जाना चाहिए। खैर, तुमने जयराज साहब को क्या बताया? मिस्टर कृष्णमूर्ति ने पूछा। मैंने उनको टाइम एक्लिप्स स्पेल के बारे में झूठ कह दिया कि ये इंसान की उम्र को कम करता है, लेकिन ऐसा कब तक चलेगा कृष्णमूर्ति साहब? हम लोग आखिर कब तैयार होंगे? हाँ, हम एक ही बार में इस खेल को खत्म क्यों नहीं कर देते? ऑफिसर ने अफसोस के साथ पूछा। इसका जवाब जिस दिन मुझे मिलेगा मैं सबसे पहले तुमको इस बारे में बताऊंगा। मिस्टर कृष्णमूर्ति ने इतना कहा और फोन रख दिया। मिस्टर कृष्णमूर्ति जानते थे कि ऑफिसर के इस सवाल का जवाब क्या था, मगर वो इसको बताना नहीं चाहते थे। कौन सी राह जयराज को आरव के अतीत तक ले जाएगी? किस अंत की बात कर रहे हैं मिस्टर कृष्णमूर्ति, और क्या इसकी शुरुआत हो चुकी है? आरव कैसे अपने ब्लड लाइन पहचानेगा? जानने के लिए सुनते रहिए वीरों का वीर। जयराज के घर में बहुत अजीब घटना हुई थी। जिस डायरी को वो अपने पिता की समझ रहे थे, वो दरअसल एक स्पेल कास्टर की डायरी थी जिसको उसके पिता कहीं से लाए थे। अपने घर के कमरे में फैले काले रंग को देख के जयराज ने विश्व रक्षक दल से इस परेशानी को हल करने को कहा। मिस्टर कृष्णमूर्ति ने जयराज की परेशानी को देखते हुए उनकी मदद के लिए एक ऑफिसर को भेज दिया। उस ऑफिसर ने जयराज साहब को बताया कि उनके घर में किसी ने स्पेल को अनलॉक कर दिया था। वही आरव कॉलेज में इस बात से परेशान था कि उसके शरीर के अंदर कितने ब्लड लाइन थे। उसने इस बारे में प्रोफेसर माया से बात करने की कोशिश की, मगर नहीं कर पाया। ऑफिसर जब जयराज के घर से बाहर आया तो उसने मिस्टर कृष्णमूर्ति को बताया कि कुछ भयंकर होने को था, क्योंकि सभी विश्व रक्षक दल के लोगों के घर से टाइम एक्लिप्स स्पेल की खबरें आ रही थी। कॉलेज में शाम का वक्त ढल गया। आरव जैसे ही अपने हॉस्टल वापस आया, उसको अपने कमरे से कुछ आवाजें आ रही थी। वो पहले तो डर गया, मगर खुद को संभालते हुए उसने अपने ब्लड लाइन के पावर को जगाया और अपने कमरे की तरफ भागते हुए अंदर चला गया। जब आरव अंदर गया तो उसने देखा कि बीबीसी अपने बिस्तर पर बैठा हुआ था और उसके आसपास का पूरा सामान बिखरा हुआ था। आरव को समझ नहीं आ रहा था कि वो इस नजारे को देख के क्या समझे। उसने इशारे में बीबीसी से पूछा कि ये सब क्या हो रहा था। बीबीसी ने भी इशारे में जवाब दिया कि वो कुछ प्रैक्टिस कर रहा था। यहाँ तक तो ठीक था। इसके बाद जब उसने अपने बिस्तर को देखा तो उसको गुस्सा आ गया। ये क्या कर रहे हो मेरे बिस्तर के साथ? आरव ने चिल्लाते हुए कहा। आरव ने आज सुबह ही अपना रूम साफ किया था। बीबीसी कुछ बोल नहीं रहा था, वो बस इशारे में आरव से माफी मांग रहा था। आरव को अब और ज्यादा गुस्सा आने लगा। उसको लग रहा था कि एक तो बीबीसी ने पूरे कमरे को माल गोदाम बना रखा था और पूछने पर कुछ जवाब भी नहीं दे रहा था। जब आरव से अब बर्दाश्त नहीं हुआ तो उसने बीबीसी को मारने के लिए सामने पड़े एक किताब को हाथ में लिया और वो जैसे ही उसको फेंकने वाला था, बीबीसी ने बोला, अरे नहीं, रुक जाओ, ऊपर ऊपर। बीबीसी के इतना कहने के साथ ही आरव के सिर पर एक डस्टबिन आकर गिर गया। आरव वही अपना सिर पकड़कर बैठ गया और दर्द भरी आवाज में बीबीसी को गालियां देने लगा। बीबीसी अब डरते हुए आरव के पास गया। ये क्या था यार, तुम तो जीने नहीं दे रहे हो। आह मी, आरव ने कहा।
माफ कर दे यार, मैं अपने स्पेल की प्रैक्टिस कर रहा था। उसी में ये सब गड़बड़ हो गया। सॉरी भाई, बीबीसी ने कहा। माफ करने के चक्कर में तू मुझे एक दिन साफ ही कर देगा, आरव ने कहा। ए, जानबूझकर नहीं किया यार, वो मैं मैटर को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था। इस बीच तू आ गया और मेरा ध्यान टूट गया, बीबीसी ने समझाते हुए कहा। तेरा ध्यान टूटा और मेरा सिर भी। वैसे ये कौन से स्पेल की प्रैक्टिस कर रहा था तू, आरव ने खड़े होते हुए पूछा। वो आज प्रोफेसर धूमिल ने हम लोगों को मैटर कंट्रोल करने के स्पेल के बारे में बताया था, तो मैंने सोचा कि कमरे में पड़े हुए सामानों से ही प्रैक्टिस कर लिया जाए, इसलिए ये सब हुआ। खैर तू बता, तेरा पहला दिन कैसा रहा, बीबीसी ने आरव के बिस्तर को साफ करते हुए पूछा। अच्छा था, प्रोफेसर माया ने अपने माया जाल में सभी को आज फंसा दिया था, आरव ने कहा। हाँ, वो है ही इतनी प्यारी कि उनको किसी को फंसाने की जरूरत नहीं है, लोग तो बिना वजह उनको बस बदनाम करते हैं, बीबीसी का इशारा आरव की तरफ था। बेटा लात पड़ेगी तो सब समझ आ जाएगा, अब जल्दी से कमरा ठीक कर, नहीं तो वार्डन सर आ गए तो भुगत का सुनने को मिल जाएगा, आरव ने कहा और वो अपने तरफ का एरिया साफ करने लगा। बीबीसी इसके बाद सफाई में लग गया। तभी आरव को याद आया कि उसको बीबीसी से क्या पूछना था। अच्छा यार, एक बात बता, आज प्रोफेसर माया बोल रही थी कि अगली क्लास अगले हफ्ते होगी, ये क्या सिस्टम है? अरे ये कोई सिस्टम नहीं है, यहाँ पर 5 दिन में 5 डिपार्टमेंट की क्लासेस चलती है। जैसे आज एक विंग की क्लास हुई तो कल दूसरे विंग में जाना होगा, इस तरह से वीक वाइज रोटेशन होता है, बीबीसी ने कहा। इधर आरव और बीबीसी आपस में बात कर रहे थे और उधर कॉलेज में दूसरी तरफ प्रोफेसर्स की मेस में बहुत से लोग नए बैच की बात करते हुए खाना खा रहे थे। कोई कुछ किस्से बता रहा था तो कोई बैठा केवल सुन रहा था। इस महफिल और शोरगुल से दूर प्रोफेसर अग्निहोत्री अपने हाथ में कॉफी का कप लिए बहुत गहरी चिंता में डूबे हुए थे। वो अपनी सोच में इस तरह से डूबे हुए थे कि उनको ये भी पता नहीं चला कि आचार्य बोधी कब मेस में आए और बाकी के प्रोफेसर्स के साथ मिलकर खाने लगे। जब कुछ देर तक खाने के बाद उनको प्रोफेसर अग्निहोत्री नहीं दिखे तो उन्होंने प्रोफेसर माया से पूछा कि वो मेस में आए थे या नहीं। प्रोफेसर माया को इस बारे में नहीं पता था तो उन्होंने कुछ नहीं कहा। इसके कुछ देर के बाद जब कुछ प्रोफेसर्स की भीड़ कम हुई तो आचार्य बोधी ने पाया कि प्रोफेसर अग्निहोत्री पास की बालकनी में खड़े थे। अपने खाने को खत्म करने के बाद वो सीधा प्रोफेसर अग्निहोत्री के पास गए। क्या बात है प्रोफेसर अग्निहोत्री, आज आप भीड़ से हट के खड़े हैं, आचार्य ने पूछा। आचार्य की आवाज से प्रोफेसर अग्निहोत्री चौंक गए। खुद को संभालते हुए उन्होंने कहा, कुछ खास नहीं आचार्य, बस यूं ही कुछ चल रहा था दिमाग में। क्या, जरा मैं भी तो समझूं कि आप क्या सोच रहे हैं, आचार्य ने पूछा। आरव के बारे में सोच रहा था आचार्य, कभी कभी लगता है कि हम उसके साथ धोखा कर रहे हैं, प्रोफेसर अग्निहोत्री ने कहा। किस तरह का धोखा, मैं कुछ समझा नहीं, आचार्य ने चौंकते हुए कहा। हम इस बात को बहुत अच्छे से जानते हैं कि कॉलेज में उसको पसंद नहीं किया जा रहा है, मगर हम उसको बता भी नहीं रहे हैं कि आखिर इस कॉलेज में 20 साल पहले हुआ क्या था जो आज हम उसको ऐसे ट्रीट कर रहे हैं, प्रोफेसर अग्निहोत्री ने कहा। इंसान मजबूर नहीं होते हैं प्रोफेसर अग्निहोत्री, समय मजबूर होता है। अगर सच जानने के बाद वो बदल गया तो इसका जिम्मेदार कौन होगा प्रोफेसर? हाँ, कभी सोचा है आपने, आचार्य ने समझाते हुए कहा। आपने ही मुझे सिखाया है कि संभावना इंसान की वेदना से बड़ी होती है। आज हम लोग आरव के साथ मेहनत इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें उम्मीद है कि आरव मानवता के लिए कुछ करेगा, लेकिन अगर हम इस मेहनत में जहर घोल देंगे तो आरव भी उसी रास्ते पर जाएगा जहां उसको नहीं जाना चाहिए, प्रोफेसर अग्निहोत्री ने भारी आवाज में कहा। क्या तुम्हारा इशारा विश्व रक्षक दल की तरफ है, आचार्य ने पूछा। हाँ आचार्य,
उन लोगों के काम करने का सिस्टम मुझे समझ नहीं आता। कल रात उन लोगों ने आरफ को घेर कर उसकी ब्लड लाइन को चेक करने लगे। अब ये कोई बात हुई? हाँ, प्रोफेसर अग्निहोत्री ने कहा। देखो प्रोफेसर, दिक्कत विश्व रक्षक दल में नहीं है, दिक्कत है उनके आदमियों के काम करने के तरीके में। वो लोग बदल जाएंगे तो सब ठीक हो जाएगा। उनको तो मुझ पर शक है कि मैंने ही सरपंच किंग की ताकत को जगाया है, जिससे मैं कॉलेज के नए फाइटर को ज्यादा ताकत दे सकूं। समझ रहे हो कितनी बड़ी साजिश हो रही है हमारे कॉलेज के खिलाफ? आचार्य ने मायूसी से कहा। आचार्य, हमें आरफ को उन लोगों से दूर रखना होगा। आप समझ रहे हैं कि मैं क्या कह रहा हूँ? प्रोफेसर अग्निहोत्री ने कहा। हाँ, मगर उसके लिए आरफ को जल्द से जल्द अपना पावर लेवल ऊपर करना पड़ेगा, जिसकी अभी मुझे कोई संभावना नहीं दिख रही। अगर तुम्हारे पास कोई प्लान हो तो बताओ, आचार्य ने कहा। मैं इस बारे में सोचकर आपको बताता हूँ, प्रोफेसर अग्निहोत्री ने कहा और वहां से चले गए। आचार्य उनको जाते हुए देख अपने मन में कह रहे थे, प्रोफेसर अग्निहोत्री, मैं जानता हूं कि आप अपने ड्यूटी को लेकर कितना ज्यादा सीरियस हो, लेकिन वक्त से पहले आप जो कुछ आरव को बनाने का सोच रहे हो, उसका गलत इस्तेमाल भी हो सकता है। इस काली रात को विश्व रक्षक दल के दफ्तर में भी बहुत शोर हो रहा था। मिस्टर कृष्णमूर्ति अपने आदमियों को बहुत उल्टा सीधा बोल रहे थे। दरअसल तवांग शहर के पास विश्व रक्षक दल पर एक हमला हुआ था। इस हमले में विश्व रक्षक दल के बहुत से आदमी मारे गए। रिपोर्ट के हिसाब से इस हमले को कबीले वालों ने अंजाम दिया था, मगर अपने टीम की छानबीन से मिस्टर कृष्णमूर्ति खुश नहीं थे। उनको लग रहा था कि रिपोर्ट को बहुत जल्दबाजी में बनाकर सब कुछ रफा दफा करने की कोशिश की गई थी। मिस्टर कृष्णमूर्ति की परेशानी की वजह रिपोर्ट कम और खुद से उठता विश्वास ज्यादा थी। अब इतने लंबे समय से सब ठीक चल रहा था, मगर अचानक कुछ महीनों से विश्व रक्षक दल के आदमियों की लाशें गिरती ही जा रही थी। दिग्विजय, तुम दोबारा से उस जगह पर जाओ और मुझे सही रिपोर्ट बनाकर दो कि काशीघाट इलाके में क्या हुआ था। तुम समझ रहे हो मेरी बात? मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ? याद रहे, इस बार कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए। मिस्टर कृष्णमूर्ति ने अपने सबसे खास आदमी को इस घटना की छानबीन की जिम्मेदारी सौंपी थी। सर, आप परेशान मत हो, मैं सच का पता लगाकर आपको एक्यूरेट रिपोर्ट देता हूँ। इतना कहकर दिग्विजय वहां से निकल गया। इसके बाद मिस्टर कृष्णमूर्ति अपनी जगह से उठे और अपनी टीम को रात भर काशीघाट के इलाके के पास की सभी जगह पर नजर रखने को बोल दिया। मिस्टर कृष्णमूर्ति की बातों से समझा जा सकता था कि वो किस हद तक परेशान हो गए थे। इसके बाद वो जैसे ही अपने टेबल के पास आए, उनको जयराज की बातें याद आई। मिस्टर कृष्णमूर्ति को अब लग रहा था कि जयराज के घर में जिस तरह का स्पेल मिला था, ये घटना हो ना हो उससे जुड़ी हुई थी। इसको अच्छे से सोचने के बाद मिस्टर कृष्णमूर्ति ने तुरंत जयराज को कॉल लगाया। पहली बार के रिंग में किसी ने भी कॉल को पिक नहीं किया। दूसरी बार में जयराज साहब की पत्नी शीतल ने फोन उठाया और बताया कि जयराज साहब देर शाम से ही कहीं निकल गए थे। साथ ही उन्होंने ये नहीं बताया था कि वो कहाँ जाने वाले थे। इस बात को सुनने के बाद मिस्टर कृष्णमूर्ति की परेशानी में दोगुना इजाफा हो गया। काशीघाट की घटना के बाद जयराज साहब का कहीं भी जाना सही नहीं था। शीतल मन ही मन जानती थी कि उसने अभी झूठ कहा था, लेकिन ऐसा करने के लिए जयराज ने ही उसको कहा था। जयराज अपने कुछ आदमियों के साथ काशीघाट के इलाके में गया था। वो जगह तवांग शहर से 6 घंटे की दूरी पर थी। जयराज आरफ के सरपंच किंग वाले केस को सॉल्व करना चाहते थे। विश्व रक्षक की नजर पड़ती तो मामला और ज्यादा बिगड़ सकता था। इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए जयराज ने खुद अकेले जाकर सच का पता लगाने का सोच लिया। क्यों हो रहे हैं विश्व रक्षक दल पर हमले? क्या काशीघाट में जयराज ढूंढ पाएगा अपने सवालों के जवाब? आरफ को लेकर क्या चल रहा है प्रोफेसर अग्निहोत्री के दिमाग में? जानने के लिए सुनते रहिए वीरों का वीर। आरफ जब अपने हॉस्टल के रूम में आया तो उसने देखा कि बीबीसी अपने किसी स्पेल को प्रैक्टिस कर रहा था। इसके कारण आरफ को बहुत गुस्सा आ रहा था। बाद में उसने आरफ को समझाया कि प्रोफेसर धूमिल ने उनको टास्क दिया था
इस वजह से वो ऐसा कर रहा था। कॉलेज में दूसरी तरफ आरव को लेकर प्रोफेसर अग्निहोत्री का मूड बहुत ज्यादा ऑफ था। उन्होंने मेस में आचार्य से इस बात की शिकायत भी की कि विश्व रक्षक दल के लोग जानबूझकर आरव को परेशान कर रहे थे। आचार्य ने इस बात पर ज्यादा रिएक्ट नहीं किया और आरव को जल्द से जल्द कंपटीशन के लिए तैयार करने को कहा। वहीं जयराज भी इस बात के सबूत देखने के लिए काशी घाट गए थे कि आखिर आरव का पास्ट क्या था। आरव के लिए जयराज साहब बहुत ज्यादा परेशान थे। जब से योगेश ने उनको बताया था कि आरव ने सर्पेंट किंग को जगा दिया, तब से ये बात जयराज के गले की फांस बनी हुई थी। उनके मन का डर उन पर इस कदर हावी था कि उन्होंने इस बात की जानकारी किसी को नहीं बताई कि वो इस वक्त कहाँ और क्यों जा रहे थे। अपने जिन आदमियों के साथ जयराज वहां जा रहे थे, उनको भी जयराज ने झूठ कहा था कि वो कोई जमीन के सिलसिले में काशीघाट जा रहे थे। जयराज साहब, एक बात पूछूं आपसे? जयराज के खास आदमी सतीश ने पूछा। हाँ पूछो, क्या पूछना है? साहब बुरा मत मानना, आपको काशीघाट के पास जमीन नहीं देखनी चाहिए, सतीश ने कहा। क्यों, क्या हो गया? मैंने तो सुना था कि वहां की जमीन बहुत सस्ती है। जयराज ने उसका मन लेने को कहा। साहब सस्ती है क्योंकि वहां पर कोई टिक नहीं पाता। सुना है कि वहां कोई सांप आता है जो बहुत बड़ा है और उसने वहां पर सभी को मार दिया, सतीश ने कहा। खैर, जो सतीश ने बताया था वो बात सुनकर जयराज को अपने घर में काम करने वाले रामदीन काका की बात भी याद आ गई। उन्होंने भी काशीघाट के बारे में बात करते हुए इसी तरह की बात बताई थी। और कुछ जानते हो वहां के बारे में? मेरा मतलब है कि वहां के लोग, वहां का रहन सहन कैसा है? जयराज ने पूछा। नहीं, ऐसा तो खास नहीं जानता हूं, मगर मैंने सुना था कि वहां के लोग जो पहले वहां रहते थे वो बहुत अजीब लोग थे। इस दुनिया से उनको कोई मतलब ही नहीं था। आसपास के पहाड़ी पर वो अपने जानवर रखते थे, उसी से उनका जीवन चलता था, सतीश ने बताया। चलो अब चल के देखना ही तो है कि वहां पर क्या मिलता है, जयराज ने सीधे न कहकर बात को घुमाते हुए कहा। इसके बाद वो लोग रात के सफर पर सीधा अपने मंजिल के लिए निकल गए। जयराज के मन में अब उस जगह को लेकर और ज्यादा उत्सुकता बढ़ रही थी। वो हर बीतते पल के साथ काशीघाट के लोगों के बारे में सोच रहा था। रात का सफर कब सोचते हुए पार हो गया था, ये किसी को पता ही नहीं चला। सुबह की पहली किरण के साथ जयराज की कार एक पहाड़ी के पास आकर रुक गई। जयराज जब कार से बाहर आए तो उनको वहां की हवा बहुत भरी भरी लग रही थी। सतीश भी उनके पीछे ही खड़ा था। वो भी ऐसा ही कुछ महसूस कर रहा था जैसा जयराज साहब महसूस कर रहे थे। इसके बाद जयराज ने अपना मुंह धुलने के लिए सतीश से पानी मांगा। सतीश जब कार से बोतल लाया तो उसने जयराज को यह बताया कि पानी का रंग हल्का सा हरा हो चुका था। ये बात जयराज को बहुत अजीब लगी कि ये कैसे हो सकता था। खैर, इस बात से ध्यान हटाते हुए जयराज ने पहाड़ी के नीचे की तरफ चलना शुरू कर दिया। जैसे जैसे वो नीचे की तरफ जा रहे थे वैसे वैसे उनका सिर भारी हो रहा था। उनको समझ नहीं आ रहा था कि क्या होने वाला था। उनके आदमी भी उनके पीछे पीछे ही आ रहे थे। कुछ देर पैदल चलने के बाद उनको वहां की बस्ती नजर आने लगी। ये बहुत छोटी सी बस्ती थी। सुबह के वक्त जहां चहल पहल रहनी चाहिए, वही इस जगह पर बहुत सन्नाटा फैला हुआ था। सतीश को वो सन्नाटा चुभ रहा था। उसने जयराज से धीरे से कहा, साहब हमें आगे नहीं जाना चाहिए। पता नहीं अब यहाँ पर कैसे लोग रहते हैं। अपनी बकवास बंद करो और आगे बढ़ते रहो। वैसे भी हम लोग यहाँ किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं आए हैं, जयराज ने कहा और फिर से आगे की तरफ बढ़ने लगे। जब वो लोग बस्ती के पास आए तो वहां पर कोई नहीं दिख रहा था। इसके बाद जयराज की नजर जब सामने की पहाड़ी पर गई तो उनका दिमाग उड़ गया। उन्होंने देखा कि जिस बस्ती के पास वो अभी आए हुए थे वो केवल एक ट्रैप था। असल में जो बस्ती थी वो पहाड़ी के पीछे थी। अब जयराज की हालत खराब हो गई। वो इस बात को जानते थे कि अगर अब वो अपने जगह से हिले
तो कोई ना कोई जरूर उनके सिर को अपने निशाने पर लेगा। इससे पहले कि जयराज अपने आदमियों को इस बारे में आगाह करते, सतीश के पीछे खड़े आदमी ने जैसे ही अपनी कमर से गन निकाली, एक तीर आया और उसके दोनों आंखों के बीच आकर लग गया। तीर लगने के साथ ही वो आदमी जमीन पर गिर गया। उस आदमी को मरा हुआ देख सतीश भी अपनी गन निकालने ही वाला था कि तभी जयराज ने उसको रोकते हुए कहा, सतीश नहीं नहीं, ऐसी गलती मत करना, हम लोग निशाने पर है, हिलना भी मत, मेरी बात समझ रहे हो, हिलना भी मत। जयराज अब समझ रहे थे कि इस जगह को मौत की घाटी क्यों कहा जाता था, लेकिन बच के निकलने के कुछ न कुछ तो करना ही था। जयराज ने बहुत दिमाग लगाते हुए कहा, सतीश डरना नहीं, मैं जब 3 की गिनती गिनूंगा तो यहां से जंगल की तरफ भागना, याद रहे कुछ भी हो जाए रुकना नहीं। एक और बात, अगर मैं गिर भी जाऊं तो मुझे उठाने के लिए पीछे मत आना। सतीश की डर से हालत खराब थी, मगर जयराज ने सतीश को समझाते हुए कहा, 1 2 3 भागो, सतीश भागो, रुकना नहीं। जयराज भागते हुए लगातार जंगल की तरफ बढ़ रहा था और सतीश भी उसके पीछे ही था। जयराज यहाँ सतीश को लाया था तो वो समझ रहा था कि उसको बचाने की जिम्मेदारी उसकी ही थी। वो लोग लगातार जंगल की तरफ भाग रहे थे। उनके पीछे बहुत से तीर हवा में आ रहे थे और गायब होते जा रहे थे। जयराज उन तीर को देख के समझ रहा था कि ये कोई तीर नहीं थे, बल्कि स्पेल था, मगर उसको अभी उस स्पेल का नाम नहीं याद आ रहा था। जैसे जयराज और सतीश जंगल में गए, अचानक से जयराज की पीठ को एक तीर छूकर गुजर गया। उनको हल्की सी चोट भी लग गई थी, मगर अभी रुककर कुछ देखने का वक्त नहीं था। सतीश को भी एक तीर छूकर निकल गया था। बहुत देर तक भागते भागते अब जंगल की दूसरी तरफ पहुंच गए थे। जयराज की हालत को आरव भी महसूस कर पा रहा था। वो अपने सपने में वो सब देख रहा था जो उस वक्त जयराज के साथ वहां काशी घाट के जंगल में घट रहा था। वो अपने पिता जयराज को सपने में देख बहुत बेचैन हो रहा था। अचानक से उसने देखा कि जयराज को किसी ने पकड़ के अपनी तरफ खींच लिया था। इस घटना को देखते ही आरव चीखते हुए जाग गया। पापा, हाँ, हाँ। उसकी आवाज को सुन बीबीसी भी तुरंत उड़ गया। वो इस तरह डर के उठा कि सीधा जमीन पर नीचे आकर गिर गया। जब उसकी आंख खुली तो उसने देखा कि आरव अपने बिस्तर पर बैठा हुआ बहुत तेज तेज सांसें ले रहा था। वो धीरे से उठकर आरव के पास गया और बोला, "हाँ भाई, तू रामसे ब्रदर के फिल्म की तरह क्यों हरकत करता है? हाँ, वो हॉरर बना बना कर पागल हुए और तू हॉरर दिखा दिखा कर मुझे पागल बना देगा।" आरव को जब थोड़ा होश आया तो उसको समझा कि वो सपना देख रहा था। उसने बीबीसी को परेशान देख के तुरंत इशारे से कहा, सॉरी यार, मैं सपना देख रहा था, बहुत बुरा सपना था। भाई, सपने मेरी तरह देखा करो, हसीन परियों के हसीन सपने। बीबीसी आरव के बेड पर बैठते हुए बोला, मेरे बस का नहीं है, तू ही देख अपने परियों के सपने। आरव ने अपने आंखों को मलते हुए कहा, हाँ वैसे ब्रो, क्या बुरा सपना देख रहा था तू, ये तो बताया ही नहीं मुझे। बीबीसी ने आश्चर्य में पूछा। मैं देख रहा था कि मेरे पापा किसी जंगल में फंस गए हैं और कोई उनको मारने के चक्कर में था। इसके बाद किसी ने उनको पकड़ लिया और फिर मेरी आंख खुल गई। आरव की बात सुनकर बीबीसी ने अपना फोन पास की मेज से उठाया और आरव को अपने घर पर बात करने को कहा। आरव ने बिना सोचे अपने घर पर फोन लगाया। उसकी मां ने कॉल रिसीव किया और आरव को बताया कि वहां सब ठीक था। आरव को यह सुनकर तसल्ली हुई कि उसके घर पर सब ठीक था। शीतल ने उससे पूछने की कोशिश भी की, क्या बात थी जो वो इतनी सुबह फोन करके सबके बारे में पूछे जा रहा था। आरव ने इस सवाल को टाल दिया और फोन रख के तैयार होने को चला गया। आरव इस बात को नहीं जानता था कि सरपंच किंग के पावर के कारण वो अपने पिता के बारे में सब देख रहा था। ये कोई सपना नहीं था, बल्कि एक विजन था। उधर जंगल में जयराज को किसी ने पकड़कर गिरा दिया
जयराज और सतीश को लगा जैसे कोई उन पर हमला कर रहा था, मगर जिसने उनको पकड़ा था वो उनको इशारे से बता रहा था कि वो उनकी हेल्प कर रहा था। देखने में ये एक अधेड़ उम्र का इंसान था। इसके बाद जयराज ने सतीश को सावधान रहने को कहा और उस आदमी से बात करने की कोशिश की। वो आदमी अभी नीचे की तरफ बैठ के उस दिशा में देख रहा था जिस तरफ से जयराज और सतीश भागते हुए आए थे। जयराज को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो आदमी क्या करने की कोशिश कर रहा था। अचानक से वो अपनी जगह से उठा और जयराज के पास आते हुए कहा, मेरा नाम उदय है। मैं इसी जगह पर रहता हूँ। जंगल में शिकार करने आया था तो आप लोगों को भागते हुए देखा। मेरा नाम जयराज है। मैं तवांग शहर से आया हूँ। अच्छा, ये लोग हम लोगों पर हमला क्यों कर रहे हैं? हमने क्या किया है? जयराज ने आश्चर्य में पूछा। अभी आप मेरे साथ चलिए, मैं आपको सब बता दूंगा। इतना कहने के बाद उदय जंगल के दूसरे कोने की तरफ जाने लगा। जयराज का मन तो नहीं था, मगर अभी के हालात को देखते हुए जयराज और सतीश ने फैसला किया कि वो लोग उदय के साथ जंगल में जाएंगे। वो लोग भी उदय के साथ जंगल में चले गए। जयराज और उदय को पता नहीं था कि कोई भी उन लोगों को देख रहा था। ये विश्व रक्षक का ऑफिसर था जिसने हरे घास जैसे कपड़े पहने हुए थे। उसने जब जयराज और बाकी लोगों को जंगल में जाते हुए देखा तो तुरंत से मिस्टर कृष्णमूर्ति को फोन किया। पहली रिंग के बाद मिस्टर कृष्णमूर्ति ने कॉल रिसीव किया। हाँ बोलो, क्या पोजीशन है काशीघाट की? मिस्टर कृष्णमूर्ति जानते थे कि ये उनके एजेंट का फोन था। सब ठीक है सर, मगर अभी यहाँ पर एक आदमी आया हुआ है। उसने अपना नाम जयराज बताया था। क्या उस पर नजर रखनी है सर? वो अभी एक गांव के आदमी के साथ गया है। तुम उन लोगों पर नजर रखो, मैं बाद में बताता हूँ कि आगे क्या करना है, मिस्टर कृष्णमूर्ति ने कहा और फोन रख दिया। अब मिस्टर कृष्णमूर्ति के दिमाग में बहुत से सवाल आने लगे, जैसे कि जयराज आखिर जंगल में क्या कर रहा था? आखिरी रात जब उसकी बात उसकी पत्नी से हुई थी तो उन्होंने इस बात को क्यों नहीं बताया कि जयराज काशी घाट के जंगल में गया हुआ था? क्या जयराज अपने बेटे की सच्चाई को जान पाएंगे? कौन है ये उदय जिसने की है जयराज की मदद? क्या करेंगे मिस्टर कृष्णमूर्ति इस मामले में? जानने के लिए सुनते रहिए वीरों का वीर। जयराज अपने आदमी सतीश के साथ अब काशी घाट की सरहद तक आ गए थे। रास्ते में जयराज ने उनको बताया कि वो वहां पर कोई जमीन देखना चाहता था। सतीश ने उनको इस बात को समझाया कि वो जगह ठीक नहीं थी। जब वो लोग वहां पहुंचे तो पहाड़ी के निचले इलाके में उन पर हमला हो गया। जयराज पर जैसे जैसे हमला हो रहा था, आरफ को सर्पेंट किंग की वजह से वो हमला साफ साफ दिख रहा था, मगर उसने उसको सपना मानकर इस बात को ज्यादा नहीं सोचा। जयराज जब जंगल की तरफ भाग रहे थे तब उनको एक इंसान ने बचा लिया। जयराज उसके आगे जंगल की तरफ निकल गए। वही जंगल से विश्व रक्षक दल के एक एजेंट ने मिस्टर कृष्णमूर्ति को कॉल करके बता दिया कि काशीघाट के जंगल में कोई अनजान आदमी आया है। जब उस एजेंट ने जयराज का नाम बताया तो मिस्टर कृष्णमूर्ति चौंक गए। जयराज पर हुए हमले के बाद जयराज और सतीश बहुत बुरी तरह से चौंक गए थे। उनको अब यहाँ आए हुए 1 घंटे से ऊपर हो गया था। वो और सतीश उदय के साथ के जंगल के बहुत अंदर तक आ गए थे। जयराज अब थक रहा था, लेकिन दिक्कत ये थी कि वो अभी उदय से कुछ पूछ नहीं सकता था। उदय ने जंगल में कुछ आवाज करने से मना कर दिया था। इसकी एक वजह यह भी थी कि काशीघाट के जंगल में बहुत तरह के बीस्ट रहते थे। इंसानी आहट से बीस्ट भड़क सकते थे, जो कि सबके लिए बहुत ज्यादा खतरनाक साबित हो सकता था। कुछ देर के बाद सभी पहाड़ी के पास तक आ गए थे। इसके बाद उदय ने जयराज और सतीश को पहाड़ी की तरफ इशारा किया और आगे की तरफ बढ़ गया। कुछ दूर जाकर एक खुली जगह पर उदय ने सतीश और जयराज को बैठा दिया। जयराज और सतीश को अब महसूस हो रहा था कि वो लोग खतरे से दूर थे। अपने सांसों को थामने के बाद जयराज ने हल्की आवाज में पूछा, ये सब क्या हो रहा है यहाँ पर? सतीश खामोशी से बैठा हुआ था। कुछ खास नहीं, ये यहाँ के इतिहास में है।
अतीत का भूत फिर से जिंदा हो गया और कुछ लोगों को मौका मिल गया हमारे। जयराज अपने आदमी सतीश के साथ अब काशी घाट की सरहद तक आ गए थे। रास्ते में जयराज ने उनको बताया कि वो वहां पर कोई जमीन देखना चाहता था। सतीश ने उनको इस बात को समझाया कि वो जगह ठीक नहीं थी। जब वो लोग वहां पहुंचे तो पहाड़ी के निचले इलाके में उन पर हमला हो गया। जयराज पर जैसे जैसे हमला हो रहा था, आरव को सर्पेंट किंग की वजह से वो हमला साफ साफ दिख रहा था, मगर उसने उसको सपना मानकर इस बात को ज्यादा नहीं सोचा। जयराज जब जंगल की तरफ भाग रहे थे तब उनको एक इंसान ने बचा लिया। जयराज उसके आगे जंगल की तरफ निकल गए। वही जंगल से विश्व रक्षक दल के एक एजेंट ने मिस्टर कृष्णमूर्ति को कॉल करके बता दिया कि काशी घाट के जंगल में कोई अनजान आदमी आया है। जब उस एजेंट ने जयराज का नाम बताया तो मिस्टर कृष्णमूर्ति चौंक गए। जयराज पर हुए हमले के बाद जयराज और सतीश बहुत बुरी तरह से चौंक गए थे। उनको अब यहाँ आए हुए 1 घंटे से ऊपर हो गया था। वो और सतीश उदय के साथ के जंगल के बहुत अंदर तक आ गए थे। जयराज अब थक रहा था, लेकिन दिक्कत ये थी कि वो अभी उदय से कुछ पूछ नहीं सकता था। उदय ने जंगल में कुछ आवाज करने से मना कर दिया था। इसकी एक वजह यह भी थी कि काशी घाट के जंगल में बहुत तरह के बीस्ट रहते थे। इंसानी आहट से बीस्ट भड़क सकते थे, जो कि सबके लिए बहुत ज्यादा खतरनाक साबित हो सकता था। कुछ देर के बाद सभी पहाड़ी के पास तक आ गए थे। इसके बाद उदय ने जयराज और सतीश को पहाड़ी की तरफ इशारा किया और आगे की तरफ बढ़ गया। कुछ दूर जाकर एक खुली जगह पर उदय ने सतीश और जयराज को बैठा दिया। जयराज और सतीश को अब महसूस हो रहा था कि वो लोग खतरे से दूर थे। अपने सांसों को थामने के बाद जयराज ने हल्की आवाज में पूछा, ये सब क्या हो रहा है यहाँ पर? सतीश खामोशी से बैठा हुआ था। कुछ खास नहीं, ये यहाँ के इतिहास में है। अतीत का भूत फिर से जिंदा हो गया और कुछ लोगों को मौका मिल गया हमारे घाव को रेदने का। आप पर जो हमला हुआ वो उसी घाव का दर्द था। उदय ने बहुत अजीब तरह से जयराज को समझाते हुए कहा। माफ करना, मैं कुछ समझा नहीं। खैर, तुमने हमारी मदद क्यों की? जयराज ने पूछा। क्योंकि मैं इस जंग को रोकना चाहता हूं। मिलना तो हमें कुछ नहीं है, मगर खो हम बहुत चुके हैं। उदय ने गुस्से में कहा। कुछ साफ साफ बताओगे तो शायद मैं तुम्हारी मदद कर सकूं। जयराज ने अपना बिजनेस माइंड लगाते हुए कहा। वो उदय का कॉन्फिडेंस जीतना चाहता था। बहुत साल पहले ये जावरा क्लैन का घर हुआ करता था। ये लोग बहुत शांत और प्रकृति के रक्षक हुआ करते थे। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था, तब अचानक से यहाँ पर कुछ बाहरी लोग आए और यहाँ पर पैसे की लालच देकर कुछ लोगों को बहका दिया। बस तब से आज तक इस जगह के हालात नहीं सुधरे। उदय ने कहा। क्यों, ऐसा क्या हुआ था? मतलब उन बाहरी लोगों ने ऐसा क्या किया था?
इस बार सतीश ने पूछा। वो बाहरी लोग यहाँ के जंगल पर अपना कब्जा चाहते थे। हाँ, जब हमारे क्लैन के लोगों ने इस बात का विरोध किया तो उन्होंने सबको मारना शुरू कर दिया। इसके बाद हम लोगों ने भी लड़ने का सोचा और एक बाहरी इंसान से मदद लेकर मार्शल आर्ट्स को सीखना शुरू किया। मार्शल आर्ट्स की मदद से हम जीत तो गए, मगर उसके बाद हमारे अपने क्लैन में पावर का खेल शुरू हो गया। हर कोई एक दूसरे से ज्यादा ताकतवर बनना चाहता था। इन सब के बीच में हमारे क्लैन के मुखिया ने धोखे से सर्पेंट किंग स्पेल का इस्तेमाल करके पूरे क्लैन के ब्लड लाइन को सर्पेंट ब्लड लाइन बना दिया। ये कैसे हो सकता है? मैंने सुना है कि सर्पेंट किंग स्पेल से सिर्फ सर्पेंट किंग को बुलाया जाता है। हर किसी के ब्लड लाइन को कैसे कोई बदल सकता है? जयराज ने उदय की बात को काटते हुए पूछा। इसका राज मुझे नहीं पता कि ये कैसे किया जाता है, मगर मैं सच कह रहा हूं, तभी तो यहाँ पर पैदा हुए हर इंसान का ब्लड लाइन एक ही होता है, फिर चाहे आप इसको अपनाए या ना अपनाए, उदय ने समझाते हुए कहा। इसके बाद क्या हुआ? सतीश ने पूछा। कुछ साल ऐसे ही गुजर गए और तब हम लोगों को पता लगा कि सर्पेंट किंग को दुनिया में इस्तेमाल करने पर विश्व रक्षक वालों ने प्रतिबंध लगा दिया। इस बात के विरोध में हमारे क्लैन के मुखिया का बेटा अमरेंद्र उठा और उसने विश्व रक्षक के दल से बहुत लड़ाई की, मगर अंत में मारा गया। तब से लेकर आज तक हम लोग मौत से भी बेकार जिंदगी जी रहे हैं। उदय अपनी बातों को खत्म करते करते बहुत उदास हो गया। जयराज उसकी आवाज में छिपे दर्द को बहुत अच्छे से समझ रहे थे। मुझे अफसोस है कि आपके क्लैन के साथ बहुत गलत हुआ। आप जानते हैं मेरे पिता भी यहाँ पर आ चुके हैं, जयराज ने कहा। सतीश जयराज की बात सुनकर चौंक गया। खून के सिवा यहाँ पर किसी को क्या मिल सकता है? आप जानते हैं विश्व रक्षक वालों ने हमारे जितने आदमियों को मारा है, उतने की गिनती भी हमें नहीं आती, उदय ने कहा। मगर विश्व रक्षक वाले तो शांति का संदेश देते हैं। वो लोग सदियों से मानवता की रक्षा करते हुए आ रहे हैं। आखिर वो ऐसा क्यों करेंगे? यहाँ पर ऐसा बोलना भी मत। हाँ 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 हाँ, आप मुझे सच्चे आदमी लगते हैं, इसलिए आपको बता रहा हूँ। विश्व रक्षक के लोग हमारे आदमियों को पकड़ के ले जाते हैं और जो जाता है वो वापस नहीं आता। खुद मेरा बड़ा भाई 5 साल से गायब है। ऐसा नहीं हो सकता है। विश्व रक्षक तो, जयराज ने उदय की बात को काटते हुए कहा और कुछ बोलते बोलते रुक गए। विश्व रक्षक दल मानवता के नाम पर एक धोखा है। उनका तो यहाँ पर एक्सपेरिमेंट भी चल रहा है कि वो कैसे। उदय ने अभी इतना ही कहा था कि एक भाला पीछे से आया और उदय के सिर को छेदता हुआ उसके चेहरे से पार हो गया। जयराज उसके सामने बैठे थे तो उसका खून उनके चेहरे पर भी आकर गिर गया। उसको मरा हुआ देख वो बिल्कुल हिल गए। देखते ही देखते उदय अपने बैठे हुए जगह से जमीन पर गिर पड़ा। इसके बाद कुछ लोग वहां पर आए और जगह को हर तरफ से सील करते हुए खुद में बात कर रहे थे। हाँ, यहाँ सब ठीक है। अपने अपने पोजीशन को अच्छे से कवर कर लो। आई रिपीट, सब कुछ अच्छे से कवर कर लो। टारगेट इज ओवर। इस हत्या को देख सतीश भी बहुत ज्यादा सदमे में था। उसको भी समझ नहीं आ रहा था कि अभी क्या हुआ था। इसके तुरंत बाद एक एजेंट पीछे से आया और जयराज साहब को अपने साथ उठाकर जंगल से पहाड़ी की तरफ लेकर जाने लगा। जयराज जाते हुए भी उदय की लाश को देख रहे थे। उनको अभी भी यकीन नहीं हो रहा था कि कैसे उदय को मार दिया गया। वो तभी बेचारा कुछ बताने वाला था। करीब 5-6 लोग की घेराबंदी के साथ
सतीश और जयराज को अच्छे से पहाड़ी के ऊपर वाले हिस्से में भेज दिया गया। ऊपर जाने के बाद जयराज ने देखा कि वहां पर विश्व रक्षक दल के बहुत सारे कैंप लगे हुए थे। वहां ज्यादा लोग तो नहीं थे, मगर ज्यादातर लोग जयराज साहब को पहचानते थे। उनके चेहरे पर सूखता खून उनको याद दिला रहा था कि कैसे अभी एक बेगुनाह की जान ली गई। सतीश का भी ऐसा ही हाल था। वहां खड़े कुछ लोगों ने जयराज साहब को पानी ऑफर करते हुए कहा, उस सपोने का खून साफ कर लीजिए जयराज साहब, आपके चेहरे पर खून अच्छा नहीं लग रहा है, यह हम जैसे फाइटर्स के लिए है। जयराज ने धीरे से पानी की बोतल ली और अपने चेहरे को पानी से साफ करने लगे। वो जितनी बार भी आंखें बंद कर रहे थे, उनको उदय का मुस्कुराता हुआ चेहरा याद आ रहा था। इसके बाद जयराज ने पास खड़े एक एजेंट को बात करते हुए सुना कि ये सब मिस्टर कृष्णमूर्ति के इशारे पर हो रहा था। जयराज को अभी इतना गुस्सा आ रहा था कि वो मिस्टर कृष्णमूर्ति को अभी जान से भी मार सकते थे। उनके सारे प्लान पर पानी फिर गया था। बहुत मुश्किल से उनको एक सबूत मिला जो उनको आरव के बारे में बता सकता था, लेकिन वो भी उनके हाथ से निकल गया। यही सब सोचते हुए जयराज सतीश के पास लगे टेंट में चले गए। दूसरी तरफ कॉलेज में आरव का मन नहीं लग रहा था। सुबह जो सपना उसने